डिबेंचर्स वाला टॉपिक स्टार्ट हो गया था कि कंपनी अगर ये अपने ऋण पत्रों का निर्गमन करती है तो उसमें ऋण पत्र कितने प्रकार के होते हैं, कैसे जारी करती है। एंट्रीज के लिए मैंने बताया था कि ऋण पत्रों के निर्गमन की एंट्री ठीक उसी प्रकार से करते हैं जैसे अंशों के निर्गमन की करते हैं। जैसे अंशों के निर्गमन पर आवेदन पर राशि प्राप्त होती है, अलॉटमेंट का पैसा प्राप्त होता है या अलॉटमेंट की हम डिमांड करते हैं, तो इसमें डिबेंचर्स में भी हम एंट्री उसी प्रकार से करते हैं। अंतर केवल इतना होता है कि शेयर से जो राशि प्राप्त होती है वो कैपिटल होती है, इसलिए उसमें शेयर कैपिटल शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन डिबेंचर से जो राशि प्राप्त होती है वो कैपिटल नहीं होती है, ऋण होता है, इसलिए कैपिटल शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बाकी सारी एंट्रियां हैं ठीक उसी प्रकार से होगी जैसे अंशों के निर्गमन की होती है। इसमें भी ऋण पत्रों का जो निर्गमन है 3 प्रकार से किया जा सकता है, सममूल्य पर, प्रीमियम पर और बट्टे पर। सममूल्य पर यानी कि जितने मूल्य का ऋण पत्र है, फेस वैल्यू उसकी जितने की है, अगर उतने ही मूल्य पर जारी किया जाता है तो उसे हम कहते हैं सममूल्य पर निर्गमन, इश्यू एट पार। यदि बट्टे पर जारी किया जाता है यानी कि कम मूल्य पर जारी किया जाता है, जैसे 100 रुपये का ऋण पत्र है और उसको 80 रुपये में जारी किया जा रहा है, तो वो बट्टे पर निर्गमन कहलाता है, इश्यू एट डिस्काउंट। और यदि ज़्यादा मूल्य पर जारी किया जाता है, 100 रुपये का ऋण पत्र 120 में जारी किया जा रहा है, तो उसे हम कहते हैं प्रीमियम पर निर्गमन, इश्यू एट प्रीमियम। तो इसमें हम एंट्री ठीक उसी प्रकार से करेंगे। तो सबसे पहले हमने जैसे शेयर्स वाला टॉपिक किया था कि अगर कंपनी ने अंश जारी किए हैं और आवेदन पर ही संपूर्ण राशि कंपनी ने मांग ली है, तो एंट्री हम जो करते हैं इसमें भी हम ठीक उसी प्रकार से एंट्री करेंगे। शेयर्स जारी किए और शेयर्स के आवेदन पर ही संपूर्ण पैसा मांग लिया गया है, तो हम एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। तो डिबेंचर्स में भी ठीक वैसे ही एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट DR टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। फिर वो पैसा शेयर्स का पैसा तो शेयर कैपिटल में ट्रांसफर होता है, इसमें डिबेंचर्स के खाते में ट्रांसफर होगा। प्रीमियम हमेशा सिक्योरिटीज प्रीमियम है वो क्रेडिट होता है मांग की राशि में, और डिस्काउंट है वो हमेशा डेबिट होता है। तो अब आपको इस पैटर्न का एक इलस्ट्रेशन बता दूँ, तो आपके बुक में पेज नंबर 201 पर 9वां इलस्ट्रेशन है। इसमें देखा है अरविंद लिमिटेड ने 100 रुपये वाले 5000 ऋण पत्र जनता में निर्गमित किए और समस्त ऋण पत्रों को क्रय के लिए आवेदन आए। अब इसमें जो अलग अलग परिस्थितियां हैं, यदि ऋण पत्रों का निर्गमन सममूल्य पर किया जाता है, यदि 10% प्रीमियम पर किया जाता है या 5% बट्टे पर किया जाता है। देखो इसमें जो ऋण पत्र है 100 रुपीज 5000 डिबेंचर्स, ठीक है। अब इसमें पहली परिस्थिति है कि 100 रुपये का ऋण पत्र है और कंपनी ने 100 रुपये में ही जारी किया है, यदि सब मूल्य पर जारी किया जाता है और आवेदन पर ही संपूर्ण राशि प्राप्त है, तो पहली एंट्री हम क्या करेंगे, तो उसकी एंट्री करेंगे हम बैंक अकाउंट DR टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। पूरा पैसा 5000 ऋण पत्रों पर 100 रुपये के हिसाब से, ठीक कितना हो गया 5 लाख। तो 5 लाख रुपए से ये एंट्री कर देंगे। पैसा प्राप्त होने पर ये पैसा डिबेंचर्स के खाते में ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे शेयर्स का पैसा प्राप्त होता है तो हम उसको क्या करते हैं, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं। इसमें कैपिटल शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, डिबेंचर्स के खाते में ट्रांसफर कर देंगे। तो दूसरे नंबर पर एंट्री है वो क्या हो जाएगी, डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट DR टू डिबेंचर्स। कैपिटल नहीं लिखेंगे, मतलब 5 लाख रुपए जो हमारे पास आया था वो पूरा पैसा डिबेंचर्स के खाते में ट्रांसफर कर देंगे। बस ये एंट्री हो जाएगी। पहली परिस्थिति, यदि कंपनी ने ऋण पत्रों का निर्गमन सब मूल्य पर किया, यानी कि 100 रुपये का ऋण पत्र था और 100 रुपये, तो हम इस प्रकार से एंट्री कर देंगे। दूसरी परिस्थिति है कि यदि कंपनी ने ऋण पत्रों का निर्गमन 10% प्रीमियम पर, 10% प्रीमियम,
तो 10% प्रीमियम किसका? 100 रुपये का। तो 100 रुपये का 10% प्रीमियम कितना होता है? 10 रुपये। यानी कि कंपनी एक ऋण पत्र को 110 रुपये में जारी करती है। तो फिर हम क्या करेंगे? और पैसा वही है कि संपूर्ण राशि है वो आवेदन पर प्राप्त हो रही है। तो फिर दूसरी परिस्थिति, ये तो थी पहली परिस्थिति, अब है दूसरी परिस्थिति। यदि ऋण पत्रों का निर्गमन प्रीमियम पर किया जाता है तो सबसे पहले राशि प्राप्त होने की एंट्री, तो प्राप्त होने की एंट्री है बैंक अकाउंट दिया टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। तो इसमें 5000 ऋण पत्रों पर 110 रुपये के हिसाब से पैसा मिल रहा है। तो टोटल राशि कितनी हो गई? 5,50,000। तो बैंक वाली जो एंट्री है वो 5,50,000 से कटेगी। फिर ये पैसा किस पे ट्रांसफर हो जाएगा? डिबेंचर्स के खाते में। तो दूसरे नंबर पर एंट्री हो जाएगी आपके डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट DR टू डिबेंचर्स। 5,50,000 रुपये इसमें ट्रांसफर हो जाएगा। अच्छा, इसमें डिबेंचर्स से पहले परसेंटेज दी हुई है 8%। तो इसमें 8% इस प्रकार से लिख देंगे डिबेंचर से पहले, मतलब 8% का मतलब यह है कि इन ऋण पत्रों पर 8% की दर से ब्याज का भुगतान किया जाएगा। तो इसमें भी ऐसे लिख देंगे 8%। परसेंटेज प्रश्न में दी हुई रहती है, वो परसेंटेज लिख देंगे, यानी कि इनकी ब्याज की जो दर होती है निश्चित होती है और इनको इसी दर से ब्याज का भुगतान किया जाना है। तो इसलिए उससे पहले ये परसेंटेज जो होती है वो हम लिख देंगे। तो ये हो गई आपके दूसरे नंबर की एंट्री। अब है तीसरी परिस्थिति। तीसरी परिस्थिति में दे रखा है कि यदि ऋण पत्रों का निर्गमन 5% बट्टे पर किया जाता है। अगर बट्टे पर निर्गमन किया जाता है 5%, तो 100 रुपये का ऋण पत्र है, 5% यानी कि 5 रुपये बट्टे के हो गए। तो एक्चुअल में कंपनी को जो पैसा प्राप्त हो रहा है वो कितना, एक ऋण पत्र पर कितना मिल रहा है? 5 रुपये ही 95 रुपये मिल रहे हैं। 5 रुपये का बट्टा हो गया तो 95 रुपये के हिसाब से राशि प्राप्त होगी। तो बैंक वाली जो एंट्री करेंगे वो 95 रुपये के हिसाब से करेंगे, 5000 ऋण पत्रों पर 95 रुपये के हिसाब से। तो तीसरी परिस्थिति, यदि ऋण पत्रों का निर्गमन बट्टे पर किया जाता है, बैंक वाली जो एंट्री होती है उसमें तो जितना पैसा एक्चुअल में प्राप्त होता है उतने से हम एंट्री कर देंगे। बैंक अकाउंट DR डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। इसमें हम डिस्काउंट का पैसा होता है उसकी एंट्री नहीं करेंगे, इसमें पैसा कम करके दिखा देंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है? 95 रुपये के हिसाब से 5000 को 95 से मल्टीप्लाई करेंगे तो राशि है वो कितनी प्राप्त हो रही है? 4,75,000। तो बैंक वाली जो एंट्री है वो कितने से कर देंगे? 4,75,000 से। फिर ये पैसा ट्रांसफर हो जाएगा डिबेंचर्स के खाते में। अब हम डिस्काउंट को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। अब जो एंट्री करेंगे, तो अब दूसरे नंबर पर जो एंट्री करेंगे, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट DR डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट DR डिबेंचर्स अकाउंट DR टू डिबेंचर्स। ठीक है, अब डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट पर हमारे को कितना पैसा मिला है? 4,75,000। और बट्टा, क्योंकि एक ऋण पत्र पर बट्टा कितना है? 5 रुपये। तो 5 रुपये है तो 5000 ऋण पत्रों पर बट्टा है वो कितना हो गया था? 25,000। क्योंकि 25,000 कम करने के बाद में ही हमारे को 4,75,000 रुपये मिले थे। तो ये 25,000 रुपये जो है डिस्काउंट के नाम से हम डेबिट कर देंगे। डिबेंचर्स में हमेशा पूरा मूल्य आता है, फेस वैल्यू, तो इसमें पूरा पैसा कितना आ जाएगा? आपके 5 लाख। इस प्रकार से एंट्री हो जाएगी। तो ये तीनों परिस्थिति कि यदि कंपनी ऋण पत्रों का निर्गमन सममूल्य पर करती है, प्रीमियम पर करती है या बट्टे पर करती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम एंट्री कर देंगे। और बट्टा जो होता है, डिस्काउंट होता है, वो हमेशा डेबिट होता है। तो ये तीनों परिस्थिति है वो आपके हो गई है।
देखो दूसरे नंबर की जो एंट्री मैंने बताई थी कि ऋण पत्रों का निर्गमन प्रीमियम पर किया जाता है, तो बैंक वाली एंट्री में तो टोटल पैसा आ गया, लेकिन सिक्योरिटीज प्रीमियम को क्रेडिट करना था, क्रेडिट नहीं किया, तो क्रेडिट करना है। तो इसमें डिबेंचर्स में मैंने कहा था कि फेस वैल्यू आती है, तो फेस वैल्यू 100 रुपए के हिसाब से इसमें कितना आएगा, 5 लाख आएगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं दिखाया था मैंने बताया था सिक्योरिटीज प्रीमियम हमेशा क्रेडिट होता है, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम है वो क्रेडिट हो जाएगा। और एक ऋण पत्र पर जो प्रीमियम है वो कितना ले रहे थे, 10 रुपये, तो 5000 ऋण पत्रों पर प्रीमियम कितना हो गया, 50,000 रुपये। ये एंट्री है, ठीक। तो मैंने बताया भी था कि सिक्योरिटीज प्रीमियम हमेशा क्रेडिट होता है और डिस्काउंट है वो हमेशा डेबिट होता है, ठीक है। जब पैसा ट्रांसफर करेंगे बैंक वाली एंट्री में तो क्या टोटल पैसा आता है, प्रीमियम होता है तो जोड़ करके दिखा देंगे, प्रीमियम की अलग से एंट्री नहीं करते। डिस्काउंट होता है तो वो कम करके दिखा देते हैं, डिस्काउंट की एंट्री नहीं करते। लेकिन वो पैसा जब डिवेंचर्स के खाते में ट्रांसफर होगा उस समय पर सिक्योरिटीज प्रीमियम क्रेडिट हो जाएगा और डिस्काउंट है वो डेबिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने बताई आपको 3 परिस्थितियां, सममूल्य पर, प्रीमियम पर और पट्टे पर, ठीक है। अब इसमें जैसे हम अंशों का निर्गमन करते हैं और जनता के द्वारा आवेदन ज़्यादा अंशों के लिए आ जाते हैं जिसको हम कहते हैं अधिअभिदान, और कम अंशों के लिए आवेदन आते हैं न्यून अभिदान, तो वो परिस्थितियां ऋण पत्रों में भी होती हैं। जिस प्रकार से अंशों पर अधिअभिदान होता है, ओवर सब्सक्रिप्शन होता है, न्यून अभिदान होता है, अंडर सब्सक्रिप्शन होता है, ठीक उसी प्रकार से ऋण पत्रों पर भी न्यून अभिदान और अधिअभिदान होता है। तो अब आगे मैं आपको अधिअभिदान वाला जो टॉपिक है वो बता रहा हूँ कि यदि कंपनी ने ऋण पत्र जारी किए और उससे ज़्यादा ऋण पत्रों के लिए आवेदन आ जाते हैं तो कंपनी क्या करती है। इसमें भी हम एंट्री ठीक उसी प्रकार से करेंगे जैसे अंशों पर करते हैं। जैसे अंशों के पर ज़्यादा पैसा आवेदन पर आ जाता है तो वो पैसा हम आगे की मांगों के लिए ट्रांसफ़र कर देते हैं। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो वो एक्सेस मनी होती है, अतिरिक्त पैसा होता है, वो अलॉटमेंट के लिए ट्रांसफ़र कर देते हैं। और अलॉटमेंट के लिए ट्रांसफ़र करेंगे तो उतना पैसा अलॉटमेंट में एडजस्ट करते हैं और उस राशि को कम करने के बाद में बाकी राशि बचती है उससे हम बैंक वाली एंट्री करते हैं। ठीक उसी प्रकार से एंट्री होगी जिस प्रकार से अंशों पर होती है। तो अधिअभिदान वाला जो मैंने बताया था कि इसमें ध्यान रखना है कि अगर ज़्यादा पैसा आ जाता है आवेदन पर और क्वेश्चन में ये नहीं दे रखा है कि अतिरिक्त पैसा कहाँ काम में लिया जाएगा, तो केवल अलॉटमेंट में ही काम में लिया जाता है। वो पैसा अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर देंगे, चाहे शेयर हो चाहे डिवेंचर्स हो। तो अब आगे वाला एक क्वेश्चन है जिसमें अधिअभिदान वाला है, आपको बता रहा हूँ आगे 10वां इलस्ट्रेशन पेज नंबर 202 पर। इसमें क्या है, अधिअभिदान भी है और सिक्योरिटीज प्रीमियम भी है। इसमें देखा है गगन लिमिटेड ने 100 रुपये वाले 5000 ऋण पत्र 20% प्रीमियम पर निर्गमित किए। तो इसमें 5000 डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच issued 20% प्रीमियम, 20% प्रीमियम पर निर्गमित किए। अच्छा, इसमें राशि जो है कैसे मांगी है, एप्लीकेशन पर 25% अमाउंट नहीं दे रखा है और अलॉटमेंट पर दे रखा है इसमें 50% प्रीमियम सहित, इंक्लूड प्रीमियम, यानी कि अलॉटमेंट 50% मांगा है और शेष अंतिम मांग पर। तो पहले तो ये अमाउंट हमारे को निकालना पड़ेगा कि कितना अमाउंट हो गया, उसके बाद में हम फर्स्ट कॉल का जो पैसा है वो हम ज्ञात कर सकते हैं। देखो इसमें एक ऋण पत्र का अंकित मूल्य फेस वैल्यू है 100 रुपये और 20% प्रीमियम, तो 20% का मतलब 20 रुपये हो गया, तो कितना हो गया 120 रुपये। इसका मतलब है कंपनी एक ऋण पत्र को कितने में जारी कर रही है, 120 रुपये में जारी कर रही है। अब इसमें प्रश्न में देखा कि एप्लीकेशन पर कंपनी ने 25% मांगा, तो 25% किसका मांग रही है, 120 रुपये का, क्योंकि इसमें यह नहीं देखा कि अंकित मूल्य का। अगर फेस वैल्यू का होता तो हम किसका निकालते, 100 रुपये का निकालते। इसका मतलब है कुल राशि का, तो 120 का 25% ये निकाल लेंगे हम, यानी कि 30 रुपये। तो 30 रुपये हो गया आपके एप्लीकेशन पर, 30 रुपये एप्लीकेशन पर हो गया। अब ऐसे ही अलॉटमेंट का निकालेंगे। अलॉटमेंट पर कंपनी कितने मांग रही है, 50%,
50% यानी कि 120 रुपये का, तो 120 रुपये का 50%, तो ये आपके कितना हो गया 60 रुपये। 60 रुपये हो गया आपके अलॉटमेंट पर, ठीक है। तो इस प्रकार से ये ध्यान रखना आगे। अब कंपनी जो टोटल पैसा है वो कितना मांग रही है 120 रुपये, क्योंकि 100 रुपये उसकी फेस वैल्यू है, 20 रुपये प्रीमियम, टोटल पैसा कंपनी को 120 रुपये लेना है। अब कंपनी ने देखो कितना मांग लिया, 30 रुपये एप्लीकेशन पर मांग लिया, 60 रुपये अलॉटमेंट पर मांग लिया, इसमें प्रीमियम भी शामिल है, क्योंकि प्रश्न में दे रखा है कि अलॉटमेंट पर जो 50% पैसा मांगा गया है उसमें प्रीमियम की राशि शामिल है। तो इसमें जो प्रीमियम है वो कितना शामिल है 20 रुपये, तो 20 रुपये का जो प्रीमियम है वो इसमें शामिल है 60 रुपये। तो 30 और 60 कितने हो गए 90 रुपये, और कंपनी को टोटल पैसा कितना लेना है 120, तो 120 में से 90 लेस कर दो, कितने बचे आपके 30 रुपये, तो 30 रुपये हो गया आपके फर्स्ट कॉल पर। इस प्रकार से कंपनी पैसा मांग रही है, तो टोटल हो गया 120, 30 रुपये एप्लीकेशन पर मांग लिए, 60 रुपये अलॉटमेंट पर मांग लिए और 30 रुपये फर्स्ट कॉल पर मांग लिए। अब हम एंट्रियाँ करेंगे आगे, लेकिन इसमें आगे और दे रखा है, आगे इसमें दे रखा है कि 6500 ऋण पत्रों के लिए आवेदन प्राप्त हुए। कंपनी ने ऋण पत्र कितने जारी किए थे 5000 और आवेदन आए 6500 के लिए, तो अधिविधान हो गया। उसमें से 500 ऋण पत्रों के आवेदनों को रद्द कर दिया, 500 ऋण पत्रों के आवेदनों को रद्द कर दिया तो उनका पैसा कंपनी रिफंड कर देगी, और बाकी ऋण पत्रों का पैसा रख लिया, यानी कि 6000 ऋण पत्रों का पैसा रख लिया, जबकि पैसा रखना था कि 5000 का, यानी कि 1000 ऋण पत्रों का ज़्यादा पैसा आ गया कंपनी के पास में। ये 1000 ऋण पत्रों का ज़्यादा पैसा आ गया है, इसको कंपनी किस में काम में देगी, इसमें ये नहीं दे रखा है, तो वो पैसा काम में लिया जाएगा अलॉटमेंट में। तो 1000 ऋण पत्रों का जो ज़्यादा पैसा है वो अलॉटमेंट के लिए ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। अब हम एंट्रियाँ करेंगे। पैसा हमने निकाल लिया है, एप्लीकेशन का 30 है, अलॉटमेंट पर 60 है, जिसमें 20 रुपये का प्रीमियम भी शामिल है, और फर्स्ट कॉल पर 30 रुपये। सबसे पहले आवेदन राशि प्राप्त हो रही है, डिबेंचर एप्लीकेशन पर आवेदन की राशि प्राप्त हो रही है, और 30 रुपये के हिसाब से कितने ऋण पत्रों पर पैसा प्राप्त हो रहा है 6500 पर। तो पहली बैंक वाली एंट्री तो 6500 से करेंगे, तो 6500 को 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपकी राशि हो गई 1,95,000। तो पहली बैंक वाली एंट्री है 1,95,000 से करेंगे। इसके बाद में दूसरे नंबर की एंट्री जिसे शेयर्स में करते हैं, शेयर कैपिटल में पैसा ट्रांसफर करते हैं, इसमें भी पैसा ट्रांसफर होगा। तो दूसरे नंबर पर जो एंट्री है वो क्या करेंगे, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू डिबेंचर्स, कैपिटल नहीं लिखेंगे, टू डिबेंचर्स, डिबेंचर्स के खाते में राशि ट्रांसफर होगी, लेकिन डिबेंचर्स के खाते में उतनी राशि ट्रांसफर होगी जितने ऋण पत्रों का कंपनी आवंटन करने वाली है। तो आवंटन तो कंपनी 5000 का ही करेगी, क्योंकि कंपनी ने ऋण पत्र कितने जारी किए थे 5000, तो 5000 ऋण पत्रों का पैसा ही ट्रांसफर होगा। तो 5000 ऋण पत्रों का पैसा है वो देखो इसमें कितना होता है 30 रुपये के हिसाब से एप्लीकेशन पर 1,50,000, तो 30 रुपये के हिसाब से 5000 ऋण पत्रों का पैसा 1,50,000 रुपये डिबेंचर्स के खाते में ट्रांसफर करते हैं। पैसा हमारे पास 1,95,000 रुपये आया था। अच्छा, प्रश्न में ये भी देखा कि 500 ऋण पत्रों का पैसा कंपनी ने रिफंड कर दिया, तो 500 ऋण पत्रों का पैसा 30 रुपये के हिसाब से कितना हो गया 15,000 रुपये। 15,000 रुपये कंपनी ने लौटा दिए, तो लौटाने की एंट्री जो हम प्राप्त करने की एंट्री करते हैं उसकी जस्ट विपरीत एंट्री, तो उसकी एंट्री कर देंगे डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू बैंक, ठीक है। ये पैसा हमने लौटा दिया 15,000 रुपये, 15,000 रुपये हमने लौटा दिया। देखो टोटल पैसा आया था 1,95,000, उसमें से 1,50,000 तो हमने डिबेंचर्स के खाते में ट्रांसफर कर दिए, तो कितने बचे आपके 45,000। 45,000 में से 15,000 रुपये हमने रिफंड कर दिए, तो कितने बचे 30,000। 30,000 रुपये हमारे पास एप्लीकेशन पर ज़्यादा बच गए। ये एप्लीकेशन पर जो ज़्यादा पैसा बच गया है उसको हम किस में ट्रांसफर करेंगे अलॉटमेंट के लिए। और वैसे भी हमने 1000 ऋण पत्रों का पैसा ज़्यादा रख लिया है 30 रुपये के हिसाब से, तो टोटल कितना होता है 30,000। कैसे भी निकालो, इसमें से लेस कर दो या वैसे निकालो। 30,000 रुपये ज़्यादा पैसा है एप्लीकेशन पर, उसका पैसा हम किस में ट्रांसफर करेंगे अलॉटमेंट के लिए। लेकिन पहले अलॉटमेंट की मांग की एंट्री, तो डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर, इसमें प्रीमियम भी है, तो डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू डिबेंचर्स और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम।
तो देखो इसमें अलॉटमेंट पर कंपनी ने है वो कितना पैसा मांगा था, टोटल 60 रुपये। तो डिवेंचर अलॉटमेंट को हम डेबिट कर देंगे 60 रुपये के हिसाब से, सारी एंट्रियां 5000 से करेंगे तो आपकी टोटल राशि कितनी हो गई, 3 लाख रुपये। अलॉटमेंट को डेबिट कर देंगे 3 लाख से। अच्छा, इसमें प्रीमियम है वो कितना शामिल है, 20 रुपये। तो 5000 को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके सिक्योरिटीज प्रीमियम में पैसा है वो कितना हो गया, 1 लाख। और डिवेंचर्स में राशि कितनी आ जाएगी, 40 रुपये के हिसाब से कितना हो गया, 2 लाख रुपये। ये हो गया डिवेंचर अलॉटमेंट की मांग की एंट्री। तो अलॉटमेंट को डेबिट कर देंगे 3 लाख से, डिवेंचर्स में 2 लाख और सिक्योरिटीज प्रीमियम 1 लाख। अब 30,000 रुपये जो बचा हुआ था एप्लीकेशन का पैसा, अब अलॉटमेंट के लिए ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि ये डिमांड पहले हमारे को मालूम चलना चाहिए कि कितना पैसा बढ़ता है, कहीं इससे ज़्यादा तो पैसा नहीं बचा हुआ है, इसलिए हम ये एंट्री बाद में करते हैं। तो डिवेंचर अलॉटमेंट, तो एप्लीकेशन का जो पैसा बच गया था हमारे पास 30,000 रुपये, ये 30,000 रुपये हम अलॉटमेंट के लिए ट्रांसफर कर देंगे। जब अलॉटमेंट के लिए 30,000 रुपये ट्रांसफर कर देंगे तो 30,000 रुपये हमारे को कम मिलेंगे, और अलॉटमेंट पर हमारे को टोटल पैसा कितना मिलने वाला था, 3 लाख। तो 3 लाख में से 30,000 रुपये कम कर दो, शेष राशि कितनी बची आपकी, 2,70,000। अच्छा, इसमें क्या है, और कोई राशि है, कोई बकाया नहीं है, तो बैंक वाली जो एंट्री है अलॉटमेंट की वो 2,70,000 से कर देंगे। बैंक अकाउंट DR डिवेंचर अलॉटमेंट कितने से हो जाएगी एंट्री, ये 2,70,000 से। ठीक है, ये हो गई आपके अलॉटमेंट के। अब देखो आगे आपकी फर्स्ट कॉल की है। पर कंपनी ने 30 रुपये मांगे थे, तो पहले मांग की एंट्री डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR टू डिवेंचर्स। तो फर्स्ट कॉल पर 30 रुपये के हिसाब से 5,000 ऋण पत्रों का पैसा है वो कितना बढ़ता है, 1,50,000। तो मांग की एंट्री 1,50,000 से, और पूरा पैसा मिल गया है तो बैंक वाली एंट्री है वो भी 1,50,000 से कर देंगे। बैंक अकाउंट DR टू डिवेंचर्स फर्स्ट कॉल 1,50,000। ये आपके क्वेश्चन है कंप्लीट हो गया है। तो ठीक हमने एंट्रियां वैसी की जैसे हमने शेयर्स की थी। तो ये मैंने आपको 2 इलस्ट्रेशन बताए थे, आज आपको 9वां और 10वां पेज नंबर 201 202 पर आपको क्या है कुछ क्वेश्चन करना है। तो मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ आपको कौन सा करना है। इसमें पेज नंबर 225 पर आपको 13वां क्वेश्चन करना है और एक 14वां क्वेश्चन करना है। 13वां और 14वां क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन पेज नंबर 225 और 26 पर दे रखा है, ये आपको सोल्व करना है।